सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा अध्यापन में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इसका कि 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी अध्ययन किया है, जिसमें कि हमने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। शिहाबुद्दीन के 4 पुत्र थे, जिसमें पहला था अली अथवा गुरशप, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही दूसरा नाम है। दूसरा अल्मास बेग, तीसरे नंबर पे आता है कुतुलुग तिगिन और चौथा है मोहम्मद। इन चारों पुत्रों में से अली अथवा गुरशप जो है, अलाउद्दीन जो है वो, और अल्मास बेग, इन दोनों का इतिहास में विवरण मिलता है, परंतु बाकी अन्य 2 भाइयों के विषय में कुछ अधिक पता नहीं लगता है। अलाउद्दीन के प्रारंभिक जीवन अथवा उसकी जन्मतिथि के बारे में कुछ ठीक पता नहीं लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन को पढ़ने लिखने की शिक्षा कम प्राप्त हुई, परंतु वह शस्त्र विद्या में निपुण हो गया था। खलजी क्रांति में उसने महत्वपूर्ण भाग लिया और जब जलालुद्दीन सुल्तान बना तो उसे अमीर-ए-तुजुक और उसके छोटे भाई अल्मास बेग को अखूर बेग का पद दिया गया। जलालुद्दीन ने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन के साथ और एक अन्य पुत्री का विवाह अल्मास बेग के साथ किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में भी अलाउद्दीन ने महत्वपूर्ण भाग लिया, जिसके कारण उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी गई। इससे पहले यह सूबेदारी मलिक छज्जू के पास ही थी, परंतु इसके विद्रोह करने पर, इसके विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी के परिणाम स्वरूप उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी गई। कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी अलाउद्दीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि वृद्ध जलालुद्दीन की सहिष्णु नीति से असंतुष्ट महत्वाकांक्षी खलजी सरदार उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और उन्होंने अपने सम्मान एवं पद में वृद्धि की लालसा से अलाउद्दीन को सुल्तान बनने की प्रेरणा देना प्रारंभ किया। 1296 ईस्वी में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का वध करके और उसके पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को दिल्ली छोड़ने के लिए बाध्य करने के पश्चात अलाउद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादीन मोहम्मद शाह खलजी की उपाधि ग्रहण की। एक विजेता शासक और शासन प्रबंधक की दृष्टि से मध्य युग के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का एक विशिष्ट स्थान है। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रारंभिक जीवन
और किस प्रकार से राजगद्दी को हासिल किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि राजत्व सिद्धांत, इसके अलावा राजस्व कर अथवा लगान व्यवस्था किस प्रकार से की, सैनिक व्यवस्था किस प्रकार से की, अर्थात सैनिक व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार के नए प्रयोग किए, और चौथी है बाजार व्यवस्था, जिसमें टोटल जो है कुल जो है वो वित्त से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, वो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजत्व सिद्धांत की। अलाउद्दीन एक शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान था, परंतु उसने शासन में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। यद्यपि बलबन की भांति अलाउद्दीन ने राजत्व सिद्धांतों की कभी व्याख्या नहीं की, परंतु उसके विचार और कार्य उसी की भांति थे। सुल्तान सर्वशक्तिशाली होता है, कोई उसके समान नहीं है। सुल्तान की इच्छा ही कानून होती है। आदि जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के विचार अलाउद्दीन के भी थे, जो कि इससे पूर्व बलबन के थे। इस कारण अलाउद्दीन स्वेच्छाचारी और निरंकुश सुल्तान था। उसके वजीर, सेनापति, सरदार, शासनाधिकारी सभी व्यक्ति उसके कर्मचारी थे, और उनमें से कोई व्यक्ति उसे सलाह देने का साहस नहीं करता था। दिल्ली का कोतवाल अला उल मुल्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन ने शासन के विषय में सलाह ली अथवा जो उसे सलाह देने का साहस कर सका। अलाउद्दीन में एक निरंकुश शासक बनने की क्षमता भी थी। उसमें मौलिक विचारों को जन्म देने की क्षमता, उसको कार्य रूप में परिणत करने का निश्चय और उनके परिणामों को भुगतने का साहस था। दिल्ली के सुल्तानों को प्रभावित करने वाले वर्ग राज्य में केवल दो ही थे, सरदारों का वर्ग और उलेमा वर्ग। अलाउद्दीन ने सरदारों की शक्ति और साहस को नष्ट कर दिया और उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप ही नहीं करने दिया। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि एक शब्द में फ्रांस के शासक लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन अपने को राज्य में सर्वोपरि मानता था। इसी आधार पर उसके कार्य किए और उसने सफलता पाई। इस कारण उसके समय में शासन का केंद्रीयकरण पूर्ण था और निरंकुशता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस प्रकार से अलाउद्दीन ने राजत्व सिद्धांत के तहत निरंकुश राजतंत्र का मार्ग उसने अपनाया। आगे हम बात करते हैं अलाउद्दीन के राजस्व अथवा कर तथा लगान व्यवस्था की। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति और मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा करने के लिए उसे एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी और उसके लिए राज्य की आय में वृद्धि करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त हिंदुओं की विद्रोह करने की शक्ति को तोड़ देना भी इसका एक कारण था। उसके अनुसार
इक्तादार या राज्य और किसानों के बीच का वर्ग पुरानी व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उठाता था। यह एक तरीके से बिचौलिया होता था। यह वर्ग बिना राज्य की स्वीकृति के अपनी भूमि में वृद्धि करता चला गया, और जबकि वह किसानों से अधिक कर वसूल करता था, राज्य को उसमें से बहुत कम हिस्सा प्राप्त होता था। इससे किसानों और राज्य को कम से कम और उस वर्ग को अधिक से अधिक लाभ मिलता था जो किसान और राज्य के बीच में बिचौलिए की भूमिका निभाता था। यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकती थी, और इस स्थिति में सुधार करने का उत्तरदायित्व अलाउद्दीन पर आ गया। इस वर्ग की शक्ति और प्रभाव को नष्ट करना उसकी राजस्व नीति का एक अन्य कारण था। वह लिखते हैं कि संभवतः विद्रोह ने इस समय को प्रमुख बना दिया था, परंतु ये सुधार एक ऐतिहासिक क्रम का परिणाम थे और अलाउद्दीन उन्हें कार्य रूप में परिणत करने का साधन मात्र बना। अलाउद्दीन ने प्राचीन परंपरा को समाप्त करके एक नवीन व्यवस्था की नींव डाली। सर्वप्रथम उसने उन व्यक्तियों पर आक्रमण किया जिन्हें इनाम, पेंशन आदि के रूप में सुल्तानों से मुफ्त भूमि प्राप्त हुई थी, और जो अब किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे। इन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली गई जिन्हें वह मिल्क अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति या इनाम, इंदरात, पेंशनें, इन सबको मिल्क के नाम से जाना जाता है, तथा वक्फ अर्थात धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त हुई भूमि, उसको वक्फ के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी के रूप में जो मिली हुई थी उसको, मिल्क को और वक्फ को उसने छीनना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सभी व्यक्तियों से भूमि छीनकर उसका पुनः वितरण किया। उसने योग्यता तथा राज्य सेवा के आधार पर व्यक्तियों को भूमि प्रदान की तथा इसका स्पष्ट ब्यौरा रखा कि किसके पास कौन सी और कितनी भूमि रहेगी। अलाउद्दीन के इन सुधारों से राज्य की भूमि अर्थात जो खालसा भूमि थी उसमें वृद्धि हुई। केवल योग्य व्यक्तियों के पास भूमि रही और पुराने सरदारों का प्रभाव कम हुआ। अलाउद्दीन की राजस्व अथवा लगान व्यवस्था की पॉलिसी के द्वारा अलाउद्दीन ने दो नवीन कर भी लगाए, मकान कर और चराई कर। भरने के अनुसार चराई कर दूध देने वाले पशुओं पर लगाया गया था और उन सभी के लिए चरागाह निश्चित कर दिए गए थे, जबकि फरिश्ता के अनुसार 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 10 बकरियों पर कोई कर नहीं था। उसके अनुसार जिन व्यक्तियों के पास इससे अधिक पशु थे केवल उन्हीं को कर देना पड़ता था। जजिया, सिंचाई कर और आयात निर्यात पर पहले की ही भांति रहे। करी अथवा कर ही एक अन्य कर था, परंतु उसके बारे में ठीक से कुछ पता नहीं लगता है। इस प्रकार से किसानों पर कर का भार बहुत अधिक था, इसमें संदेह नहीं। संभवतः राज्य किसानों से उनकी पैदावार का 75 से 80% तक करों के रूप में वसूल लेता था। इसके अतिरिक्त मुसलमान व्यापारियों पर जहां वस्तु के मूल्य का 5% कर था, हिंदुओं पर यह कर 10% था। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में ही लागू की गई थी। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज स्थापित किया था और हजारों की संख्या में आमिल, मुंसरिफ, गुमास्ता, सरहंग नाम के पदाधिकारियों की नियुक्ति इसमें की। रिश्वत और बेईमानी को रोकने के लिए उसने लगान अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की, परंतु
जब उससे कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने उन्हें कठोर दंड भी दिया। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन की जो लगान व्यवस्था थी उसका उसने क्रियान्वयन किया। अतः यह कहना अधिक ठीक है कि अलाउद्दीन की कर व्यवस्था राज्य और जनसाधारण के हित में नहीं थी और उससे स्थायी लाभ प्राप्त नहीं हो सका था। आगे हम बात करते हैं सैनिक व्यवस्था की। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। केंद्र में अनुभवी सेना नायक नियुक्त किए और जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मलिकों, अमीरों, सिपह सालारों इत्यादि के अंतर्गत था। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुम्मन कहा जाता था। उससे पहले के सुल्तान अपनी सेना की संख्या और शक्ति के लिए अपने सरदारों, इक़्तादारों और मालिकों की सैनिक सहायता पर निर्भर करते थे। अलाउद्दीन ने इस निर्भरता को समाप्त कर दिया। सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री अर्थात आरिस ए ममालिक के द्वारा की जाने लगी और उन्हें सुल्तान की ओर से नकद वेतन दिया जाने लगा। सुल्तान के सैनिकों को हथियार, शिक्षा, रसद, वस्त्र, वेतन आदि सुल्तान से प्राप्त होते थे। उनकी नियुक्ति और पदोन्नति सुल्तान पर निर्भर करती थी। एक अस्पा सैनिक जिसके पास एक घोड़ा होता था उसको प्रति वर्ष 234 टंका वेतन मिलता था तथा 2 अस्पा वह सैनिक जिसके पास की 2 घोड़े होते थे उसको 378 टंका वेतन मिलता था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। पैदल सैनिकों की संख्या इससे अधिक ही होगी, अतः यह माना जा सकता है। हाथी भी सेना का एक भाग था और पत्थर फेंकने वाली मशीनें, तोपों उसका भी प्रयोग किया जाता था। धनुष, बाण, तलवार, भाला, कटार आदि युद्ध करने के मुख्य शस्त्र थे। सुरक्षा के लिए शिरस्त्राण, कवच और ढाल का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दे, इसकी रोकथाम के लिए सैनिकों का हुलिया लिखने की भी प्रथा प्रारंभ की गई। इस कार्य की देखभाल दीवान ए अर्ज करता था। इसी कारण सैनिक अच्छे घोड़ों में परिवर्तित न कर सके और एक ही घोड़े को बार बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत न किया जा सके, इसके लिए घोड़ों को भी दागने की प्रथा प्रारंभ की गई। दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान ने उस समय तक इन कार्यों को अपनी सेना में आरंभ नहीं किया था, परंतु घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की हम बात करें तो अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी और उसे नगद वेतन दिया। उस सेना का बहुत व्यय होता था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधा पूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना नहीं हो करके वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। डॉक्टर U.N. डे इस संबंध में लिखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने एक सैनिक को 234 टंका प्रति वर्ष दिया था, जबकि मुगल बादशाह अकबर ने अपने
सैनिक को 240 रुपया प्रति वर्ष और शाहजहाँ ने अपने सैनिक को 200 रुपये प्रति वर्ष दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन ने अपने सैनिक को अकबर के सैनिक से प्रति वर्ष 6 रुपये कम और शाहजहाँ के सैनिक से 34 रुपये प्रति वर्ष अधिक दिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था की। उनका वेतन कम करने की बजाय अलाउद्दीन ने वस्तुओं के मूल्य में ही कमी करना ज़्यादा आवश्यक समझा। आधुनिक इतिहासकारों में से कुछ ने यह भी विचार प्रकट किया है कि बाजार नियंत्रण और उसके परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य मानवीय था। वह अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित दर पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना चाहता था और उसने यह कार्य किया भी। अतः इन सबसे स्पष्ट होता है कि बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना, अपने सैनिकों को एक निश्चित और नगद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना उसका मूल उद्देश्य था तथा बाजार नियंत्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन मात्र था। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने अलाउद्दीन के शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य किए उसके बारे में अध्ययन किया। आगे के अध्याय में हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से किया गया, उसने कौन कौन से मुख्य आक्रमण किए, उन सभी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।